हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप क्यूबिक स्टडी में। आज की वीडियो में मैं सामान्य हिंदी के वर्ण एवं ध्वनि टॉपिक को कवर किया है। पिछली वीडियो में मैंने भाषा एवं लिपि टॉपिक को कवर किया था और आज का जो वीडियो है वो मैं स्पीडी बुक को प्रेफरेंस में रख करके वो कवर कर रही हूँ, क्योंकि स्पीडी बुक आपका बहुत जगह हेल्पफुल रहता है। आपका जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसमें हिंदी पूछा जाता है, वनडे ऑप्शनल एग्जाम, वनडे एग्जाम जितना भी रहता है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर जाता है उससे, इस बुक से। और जैसे कि बिहार दरोगा, एसआई, बिहार पुलिस, अगर अगर हिंदी पूछा जा रहा है तो मेरा मानिए कि इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। आपका 90 से 99% चांसेस है कि इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक, वर्ण एवं ध्वनि। अच्छा, जैसे कि आप लोग कभी घर को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखे होंगे, तो घर से पहले वो दीवार रहता है, दीवार से पहले वो ईंट से जुड़ा हुआ रहता है, एक एक ईंट से मिलकर वो एक दीवार बनता है, दीवार से वो एक रूम, और फिर वो एक रूम से वो एक घर बनता है। तो अगर कहा जाए तो उस घर का सबसे छोटा वाला पार्टिकल जो एक हुआ वो क्या हुआ? ईंट हुआ, ईंट से बनकर बना है। हम लोग कहते हैं ना ये घर कैसे बना है, ईंट से। तो वैसे ही जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग भाषा को कहे थे कि हाँ भाषा क्या है, तो वैसे ही भाषा भाषा जो है, हम लोग जो बोलचाल का जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जो साधन है, वो भाषा हुआ। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, जैसे घर का सबसे छोटी इकाई ईंट हुआ, वैसे ही आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हुआ। तो वर्ण की जो परिभाषा हुई वह हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, ई, क, च इत्यादि। तो ये आपका वर्ण की परिभाषा हो गया। फिर हम लोग आते हैं वर्णमाला पे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अब ईंट से मिलकर एक दीवार बन गया, तो उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो वो वर्णमाला मूलतः हिंदी में कुल 50 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो वर्णमाला को कुछ भागों में बांटा गया है, तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आपका स्वर, जिसमें कि कुल 13 है, जिसमें कि आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये कुल 13 है। और ये जो स्वर है, इसमें आपका अगला है, हम लोग स्वर को देख लिए कि हाँ वो कुल 13 हैं। अब आगे हम लोग व्यंजन को देखते हैं कि व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो व्यंजन को अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पहले है आपका क वर्ग, फिर है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये आपके कुल 5 वर्ग इधर हो गए। तो ये कुल मिल करके हर एक में 5-5 है, तो ये कुल 5 गुना 5 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन कुल 25 हैं। और फिर व्यंजन का दूसरा प्रकार अंतस्थ, तो इसमें कुल 4 हैं। फिर अगला प्रकार ऊष्म, इसमें भी कुल 4 हैं। और फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, इसमें भी कुल 4 हैं। तो ये इधर 25 हो गया, इधर 4 4 4, कुल व्यंजन 37 हो गए, जिसमें कि संयुक्त व्यंजन भी इंक्लूडेड है।
फिर अगला प्रकार हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन का, कि इन व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है। जैसे अक्ष जो है क और श, इस दोनों को मिलाकर छ बनता है अक्ष। फिर त्र है त और र से मिलकर त्र बना है। फिर ज्ञ है ज और ञ, ये मिलकर क्यों बना है। फिर है श्र, श और र को मिलकर श्र बना है। फिर ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। फिर है अगला प्रकार आपका अयोगवाह वर्ण। इसमें आपका केवल दो ही है, अंग और आह, को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है ना ही व्यंजन। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। तो हमने सारे वर्णों को देख लिया कि कौन कौन से और कितने वर्ण हैं। पहले आपका स्वर वर्ण हो गया जो कि कुल 13 है। फिर है आपका इधर व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण में ही संयुक्त व्यंजन भी इसी में आता है, बट संयुक्त व्यंजन को भी हम लोग अलग से देख लिए हैं कि ये कुल 4 होते हैं और किस किस से मिलकर बने हैं। फिर आपका अयोगवाह वर्ण आ जाता है, अंग और आह। फिर चलिए आगे हम लोग चलते हैं, वर्णों के भेद को देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है वर्णों के भेद, अयोगवाह में अंग और अ ये बता चुके हैं। चलिए वर्णों के भेद। वर्ण को कुल 2 प्रकार में बांटा गया है। इनके कुल 2 भाग हैं या 2 प्रकार हैं। देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बेसिक्स हैं, बट हम लोग एक बार उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण वैसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जैसे वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो जैसे अ हो गया, आ ई, जैसे हरश्वी दीर्घी, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, तो ये सब ऐसे वर्ण हुए, इसको बोलने में किसी और की सहायता नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र हैं। अगर हमको अ बोलना है तो हम अ बोल लेंगे, इसको बोलने में हमको किसी और की सहायता नहीं पड़ रही है। बट अगर हम लोग इसके बाद अगर व्यंजन को देख लेंगे कि व्यंजन की क्या परिभाषा है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उसको बोलने में हम लोग को किसी और की सहायता पड़ती है। जैसे कि व्यंजन में देखिए, व्यंजन जो बोले कि क ख, तो क सिर्फ क नहीं है, क आधा क जोड़ अ, दोनों मिल के हम लोग क बोलते हैं। जो ख है तो आधा ख जोड़ अ, जो जो ग है वो है आधा ग जोड़ अ। तो वो हम लोग स्वर वर्ण की सहायता से ही व्यंजन को बोला जा सकता है, पर स्वर वर्ण को किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती है। तो चलिए इसके हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें आपका जो स्वर वर्ण है ओ आ, हर्षवी दीर्घी, हर्षो दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण, इनको भी हम लोग मतलब बांटे हैं। तो स्वरों को हम लोग कुल 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, सॉरी 2 भाग में। तो आपका पहला है मूल स्वर या हरस्वर या फिर दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर जो है आपका, जो मूल स्वर है, तो इसमें जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसे मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, इसको तो बिल्कुल ही किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जो दीर्घ स्वर है तो इन्हें जरूरत पड़ती है, ये लोग स्वर स्वर मिलके ही दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे स्वर वर्ण जोड़ स्वर वर्ण, जैसे कि अ भी आपका स्वर वर्ण हो गया और ये अ भी, ये दोनों मिलकर के हम लोग का आ बना रहा है। तो अ जोड़ अ मिलकर के आ बना। जो ये हर्ष ई जोड़ हर्ष ई दीर्घ ई बना रहा है। ठीक है,
दीर्घी, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, कि हाँ, जैसे जो दीर्घ है, दीर्घ मतलब क्या हुआ, लंबा। तो जिसको बोलने में हम लोग को देखिए ज्यादा टाइम लग रहा है थोड़ा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं लेकिन आ ऐसे नहीं बोलते, उसको टाइम लगता है थोड़ा। जो ऊ है, जैसे कि ये वाला जो ऊ है, ठीक है, हर्ष ऊ, तो हम लोग इसको ऊ बोलेंगे। और ये जो ऊ है, तो ये थोड़ा सा लंबा, इसके उच्चारण में हम लोग थोड़ा लंबा ऊ बोलते हैं। जैसे कुछ कोई भी, जैसे कि देखिए ये जो आपका वर्ड है मूल, तो जैसे कि हम लोग अगर बोली से अगर हम लोग समझे तो वैसे इसको पहचान सकते हैं, जिससे बोलने में थोड़ा जो मात्रा है उसे बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो दीर्घ होगा, और जिसे बोलने में कम लग रहा है तो वो हर्ष होगा। ठीक है, और फिर इसका देख लेते हैं कि हाँ, दीर्घ स्वर को स्वर जोड़ स्वर वर्ण को मिला करके दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, दीर्घ मतलब लंबा हो गया। तो देख लेते हैं, ये आपका ए जो है ओ जोड़ ए मिल के बनता है। फिर है जो ओ आपका, वो ओ जोड़ ऊ मिल के ओ बनता है। ये सब आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपका संधि विच्छेद में काफी काम आता है कि हाँ, किसके संधि विच्छेद से क्या बनता है, या फिर ये आपका उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ओ औ जो है वो ओ जोड़ औ, इसको मिला करके औ बनता है। चलिए फिर अपना अगला आ गया है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि हाँ, इसको बोलने में स्वरों की सहायता पड़ती है, व्यंजन, इसको किसी और का सहारा चाहिए, पर जो स्वर है उसको वो अकेले ही काफी है, वो अकेले ही, वो लोग आपस में ही मिल करके हैं, मतलब उसको अगर वो दीर्घ स्वर भी अगर है तो वो लोग आपस में ही हेल्प कर रहे हैं। बट व्यंजन है, उसको दूसरे का हेल्प चाहिए कि नहीं, हम दूसरे के बिना नहीं बोल पाएंगे, उसे नहीं बोला जा सकता है। जैसे कि आपका क, तो क में ये आपका आधा क जोड़ अ, ये दोनों मिल करके आपका क बना है। फिर ये जो ख है, ये आपका आधा ख जोड़ अ, ये मिलके आपका ख बना है। तो ऐसे ही आपके ये सारे जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं, ये वैसे ही बने हैं। फिर आ जाते हैं अपना अगला, कि व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, कि इनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। 3 आपका कौन कौन सा है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये 3 आपका है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग इसके डेफिनेशंस को समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श में है आपका कि क, क वर्ग से म प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि ये जो आपका, ये जो क वर्ग है, क वर्ग से लेकर के ये आपका तो प, ये कुल आपका जो यहाँ पर ये कुल जो 25 हैं, 5 वर्ग जो है ये आपका लगातार ये आपका आ जाता है इसके अंदर। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसके अंदर कुल 25 है। ठीक है, क से प वर्ग तक इसका जो उच्चारण है, ठीक है, वो क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धना, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। ठीक है, कि इसके उच्चारण में आपको कंठ का, तालु का और मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सब का इस्तेमाल पड़ता है। इसके बिना हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मतलब हर एक का अलग अलग, जैसे कि आपका जो जितना भी है क, इसमें आपका उच्चारण में अलग यूज हो रहा है। क में आपका कंठ का यूज होता है। फिर जैसे चौ में तालु, तालु यानी कि आपका ये जीभ जो है, मतलब जितने भी उच्चारण है सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग जीभ घुमाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग लिप्स, मतलब ओठ सटता है। सब चीज एक सही प्रोपोर्शन में होता है, तभी एक हम अच्छे तरीके से किसी भी चीज का उच्चारण कर पाते हैं। अगर वही चीज नहीं हो पाता तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि हाँ नहीं बोल सकता है, या तोतला जो कहते हैं कि हाँ नहीं बोल पा रहा है। तो वो कमांड जब हम लोग, जो सब चीज अच्छे तरीके से कमांड हो पाता है तो हम लोग उस चीज को उच्चारण कर पाते हैं, प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
हमारा अगला व्यंजन जो है वह है अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें कौन कौन सा मतलब आ जाता है, तो इसमें हम लोग का य, र, ल, व, तो ये चार आता है। और ये जो है ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है। ठीक है, जैसे य, र, ल, व। तो ये जो है जो जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। ठीक है, कि जो जीभ और तालु, जो आपका माउथ का जो अपर वाला ये हिस्सा है, दांत, ओठ, तो उन सब के परस्पर मतलब अच्छे तरीके से मतलब वो सटाने से वो उच्चारित होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में आपका आ जाता है तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य ष, ह। ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना तालव्य श, तो उसमें देखिएगा जो वायु है उसमें फ्रिक्शन होता है। मूर्धन्य श, ये जो तीनों श है, ठीक है, तीनों श में भी अंतर होता है, सिर्फ उसके किस तरीके से हम लोग उसका उच्चारण कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग का वो वायु में फ्रिक्शन हो रहा है, सिर्फ उसके अंतर से हम लोग का तीनों अलग अलग उच्चारित होता है। तालव्य श, देखिए तालव्य श को कैसे बोलते हैं, श, 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 और फिर ये आपका ह, तो ये आपका ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, फिर है ये आपका हो गया ऊष्म व्यंजन। फिर है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी होती है। हाँ, ये तो है कि हाँ, क भी आपका ये आपका आधा क जोड़ अ है, ख आधा ख जोड़ ओ। वैसे ही जितने भी व्यंजन है वो सब को अ उसमें जो है लास्ट में और छिपा हुआ होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि स्वर की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। ठीक है, कि कौन सा वर्ण को हम लोग कहाँ से उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, कि जहां से हम लोग उच्चारण करते हैं जिस भाग से उसको उच्चारण स्थान बोलते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कंठ वर्ण, ठीक है, जो कंठ से अ, आ, क वर्ग जितना भी है, विसर्ग और ह, ये सब कंठ से होता है। फिर तालव्य वर्ण, फिर आपका इसमें आता है ई, हर्षई, दीर्घई, च वर्ग, य और तालव्य श, तालु से होता है। फिर है आपका मूर्धन्य वर्ण, इसमें री, ट, फिर र और श, ये मूर्धा से। और फिर आपका दंत वर्ण, त और स, ये आपका जो दांत से लग करके दंत। फिर आपका है ओष्ठ, उ, हर्ष उ, दीर्घ उ और प वर्ग, ये आपका ओठ से मिलकर बनता है, उच्चारित होता है। फिर कंठ तालव्य वर्ण, ए और ए, कंठ और तालु से मिलकर ओष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण, ओ और औ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर उच्चारित होता है। फिर आपका दंतोष्ठ, व और फ, ये आपका दंत और ओष्ठ। फिर है नासिक के वर्ण, अंग, अ, री, अंग, न, न, म, ये सब नाक से बोला जाता है। फिर आपका अल, अलिजिह्व वर्ण, अलिजिह्व वर्ण, क, ख, ग, ज, फ, ये सब आपका अलिजिह्व हो गया। फिर आपका अगला अघोष और घोष ध्वनि। ठीक है, तो स्वर्ण तंत्रियों नाद के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अघोष ध्वनि और घोष ध्वनि। अघोष ध्वनि किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अर्थात हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे कि क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंश। ठीक है, तो इन सबको अघोष ध्वनि कहा गया है। तो अघोष ध्वनि क्यों कहा गया है, देखिए जो घोष है यानी कि उसको वॉइस्ड कहते हैं, वॉइस्ड वह ध्वनियां हैं जिसमें स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स
जो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स होता है उसमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता है, और जो अघोष होता है वो वाइब्रेशन नहीं करता है, यानी कि वाइब्रेट नहीं करता, कंपन नहीं करता है, उसको अघोष कहते हैं। इसमें जैसे कि आपका क ख च छ, अब इसके बाद देखिए क ख ग, तो ग में आपका कंपन होता है, घ में कंपन होता है, लेकिन क ख इसमें नहीं होता है, तो इसलिए इसे अघोष बोलते हैं। अघोष मतलब जिसमें कंपन नहीं होता है, और ये आपका हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। क ख च छ, तो ये सब कंपन नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद वाले वर्ण जो हैं वो सब कंपन कर रहे हैं, तो इसीलिए उसे घोष में कहा गया है, घोष ध्वनि। उसमें आपका घोष का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। अर्थात सभी स्वर और हर वर्ग का तीसरा और चौथा तथा पांचवा व्यंजन जैसे सभी स्वर ग घ घ च छ न ट ठ ड ट ठ ड ढ न, और फिर द ध न, फिर ब भ म य र ल व ह, तो ये सब में आपका घोष ध्वनि कहलाता है, क्योंकि ये कंपन करता है, वाइब्रेट करता है आपका वोकल कॉर्ड्स में। ठीक है, तो आपका अगला देखते हैं कि इस प्रकार घोष ध्वनियों की संख्या 31 है, ये कुल 31 है। और फिर हमारा अगला टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प अल्प मतलब क्या होता है, छोटा, और महा मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बस उसी से रिलेट करके हमारा डेफिनेशन भी होगा कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप और श्वास की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं। जैसे देखिए हम लोग बोल रहे हैं तो जैसे बोलने में जैसे क ख ग घ, तो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं तो अल्प मतलब जिसको बोलने में कम टाइम लग रहा है, ठीक है, और महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसी को हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण कहेंगे। तो जिसे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी ना निकले, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे जिसे बोलने में जब कुछ बोल रहे हैं क, तो क बोलने में आपका कोई ये नहीं मतलब मुंह से कोई हवा नहीं निकल रहा है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर निकल रहा है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं ख, लेकिन ख में क्या हो रहा है कि हम लोग मतलब इसमें बोलने में वायु ज्यादा निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण। ये आप खुद से करके देखिए किसमें बोलने में कम वायु निकल रहा है, किसको बोलने में ज्यादा वायु निकल रहा है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है और ज्यादा आपका मतलब उसमें आपको देखिएगा घर्षण महसूस होगा, हवा ज्यादा बोलने में निकले, ख ख में आपका वायु ज्यादा निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण ये आपका आ जाएगा इसके अंदर, अल्प प्राण के अंदर। फिर आपका अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में जितने भी थे वो सब इसके अंदर आ जाएगा, क ग अंग च ज न्यो ट ड न, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा, य र ल व, अल्प प्राण वर्ण है। आपका महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वो इसके अंदर आ जाएगा, महाप्राण के अंदर। ऊष्म व्यंजन तालव्य श मूर्धन्य च दंत स, इसमें आपका ख घ छ ज ढ ढ ड, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, तालव्य श श स, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा महाप्राण के अंदर। फिर हमारा अगला टॉपिक देखते हैं बलाघात, फिर है अनुतान और संगम, इसको किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है बलाघात। बलाघात किसे बोलते हैं, तो बलाघात बल जोड़ घात, मतलब बोलते वक्त कहाँ पे बल ज्यादा लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पहले देखते हैं और फिर एग्जाम्पल भी देखते हैं कि बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। ठीक है, बलाघात का प्रभाव बोलते समय और समझते समय पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिन, और शब्द में कोई बलाघात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दीन। ठीक है, और दोनों के उच्चारण में अंतर है। ठीक है, दोनों के शब्द में अंतर है, दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का मीनिंग, ये एक हो गया, ये आपका सूर्य वाला दिन हो गया, ये आपका दीन जो है ये आपका गरीब वाला दिन हो गया। सिर्फ उच्चारण, अगर कोई कह रहा है कि मान के चलिए कि अब हम हर जगह बोल चाल में भी हम उससे पूछने जाएंगे कि हाँ बताइए आप हर्ष ई है या दीर्घ ई है, तो तब जाके हम समझेंगे कि आप दिन वाला ये सूर्य वाला दिन बोल रहे हैं या फिर गरीब वाला दिन बोल रहे हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे, ये हम लोग समझेंगे बलाघात से, हम लोग बलाघात से समझेंगे कि हाँ कैसे। तो अगर कोई दिन बोल रहा है तो हाँ हम लोग समझते हैं कि हाँ इसका मतलब कि ये हर्ष ई वाला दिन है। जो दीन, अगर कोई बोल रहा है दीन, वो बहुत दीन है, यानी कि वो बहुत गरीब है, इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसमें बलाघात पड़ रहा है, इसको बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये हो गया आपका क्या मतलब, गरीब वाला दिन। ठीक है, तो इसी से दिन और दीन, इसके शब्द के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। फिर है आपका अगला, अच्छा इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका, जैसे आपका पिता और पीता, इसमें पिता जो है उसमें हर्षवी है, यानी कि फादर वाला पिता हो गया, जिसमें जोर पड़ रहा है, बलाघात पड़ रहा है, यानी कि पीता, वो ड्रिंकिंग वाला पीता हो गया। ठीक है, वैसे आपका चीता और चिता, चिता हो गया आपका वो अग्नि वाला चिता, और एक चीता हो गया जानवर वाला। तो ऐसे ही बस जोर पड़ने से आपके स्वर में, आपके उच्चारण में अंतर पड़ जाता है, और फिर आपके अर्थ में भी अंतर पड़ जाता है। चलिए हम लोग अपना आगे देखते हैं कि आप अनुतान, अनुतान किसे बोलते हैं। तो उच्चारित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। ठीक है, कि जो भी ध्वनि है, ठीक है, उसके उतार चढ़ाव में उसको अनुतान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग पीके मूवी देखे थे, उसमें हम लोग जो जस्ट सेम एग्जाम्पल था, अच्छा, अच्छा, कंफ्यूजन वाला, क्वेश्चन वाला, अच्छा। तो ये सारा जो उतार चढ़ाव, मतलब जो एक्सप्रेशन को बता रहा है कि हाँ हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं अच्छा, अच्छा, और या फिर हम आश्चर्य होके बोल रहे हैं कि अच्छा, और ये सब जो हुआ ना, मतलब ये क्यों हो रहा है, वर्ड तो एक ही है, बस हम लोग का बोलने का तरीका अलग है। तो ये सब क्यों हो रहा है, अनुतान के कारण, कि हम कैसा उस पर जोर दे रहे हैं, कैसा उतार चढ़ाव है उसके उच्चारण में, तो उसे अनुतान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यह कलम राम की है, तो ये नॉर्मल आपका वाक्य है, लेकिन अगर हम आश्चर्य से बोलें कि यह कलम राम की है, तो ये आपका आश्चर्य से हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसमें कि आप किसी उसको हम लोग एज ए नॉर्मल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, एज ए क्वेश्चन भी बोल सकते हैं कि आपकी है, ये आपकी है, तो इसमें अंतर है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं, बस इसका क्यों फर्क पड़ रहा है, तो अनुतान के कारण, इसका जो रीजन हुआ वो क्या हुआ, अनुतान। तो फिर आगे देखते हैं, उपर्युक्त दोनों वाक्य समान है, पर सुर और अनुतान के बदल जाने से प्रथम वाक्य का सामान्य कथन दूसरे वाक्य में आश्चर्य सूचक बन गया है। ठीक है, बस कि उसका जो बोलने का तरीका है उसके बदल जाने के कारण, पर सुर और अनुतान के बदल जाने से प्रथम मतलब दोनों वाक्य में अंतर आ जा रहा है, उसके अर्थ में भी अंतर आ जा रहा है। फिर अगला हम लोग देखते हैं संगम, संगम किसे कहते हैं। ठीक है, संगम बस मतलब क्या हुआ, मीट करना, मिलना। ठीक है, तो उस उसका क्या असर पड़ता है हमारे शब्द में, हमारे बोलने में, हमारे उच्चारण में, तो हम लोग देखते हैं। तो शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को संगम कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे कोई भी चीज हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसको कहाँ पे बोल रहे हैं, कहाँ पे मिला के बोल रहे हैं, कहाँ पे रुक रुक के बोल रहे हैं, तो उसके मिल जाने से भी अर्थ में अंतर आ जाता है, उसको अलग अलग बोलने से भी अंतर आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल जस्ट आप देख सकते हैं कि दवा खाना, दवा खाना आपका क्या हो गया, मेडिकल हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये दवा खाना, मतलब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप दवा खाना, मतलब कि आप दवाई खा लेना, खाने के लिए बोल रहा है, बट ये आप यहाँ पे आपका मेडिकल बोल रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या है, दवा पीली है,
यानी कि दवा का कलर येलो है, ये इसमें बोला जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग विराम लगा दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका अर्थ, दवा पी ली है, यानी कि दवा मैंने पी लिया है, ये हो गया अंतर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है। ठीक है, तो कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से जो बनता है, किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वर भी, जैसे कि स्वर में भी आ हुआ, ठीक है, तो आ आपका कैसे बना है, स्वर और स्वर, अ और अ को मिलके आ बना है। फिर आपका जो क है, तो क जोड़ अ मिलके बना है, जितना भी आपका व्यंजन हो गया सबके पीछे अ लगा हुआ है, तो सब कुछ ना कुछ से तो मिलके बना है, दो से मिलके बना है, तो उसको अलग अलग जो हम कर देते हैं, तो उसे, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद के नियम, इसके नियम कुछ कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये आपका वर्ण विच्छेद, ये आपका तो बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका बहुत जगह आपका पूछा जाता है, ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा आपका। तो देखते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि हर एक के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी होती है। ठीक है, अर्थात क किसको कहते हैं, क आधा क जो है यहाँ पर अजोड़ अ, तो ये आपका क में बनता है। ख भी क्या है, आधा ख और अ, ऐसे ही जितने भी व्यंजन है सब के पीछे अ छिपी रहती है। फिर क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है। संयुक्त व्यंजन जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ, ये आपका दो दो व्यंजन वर्ण से मिलके बना है। फिर आप यहाँ पे श्र भी, आपका अगला क्या कह रहा है कि थर्ड पॉइंट, वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें भी याद रखें। क्या है कि, अर्थात की, आपका की कैसे बना, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, क का की, तो ये सब किससे मिलके बना है आपका की, तो आपका जो मात्रा है हर्ष इकार, तो आपका आधा क जोड़ हर्ष ई, इसको मिला करके की बना है ये वाला। फिर ये जो क दीर्घ इकार, ये वाला जो की है, ये आपका किससे बना है, आधा क जोड़ दीर्घ ई। ठीक है, तो ये मिलके आपका की बना है। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्र है, क जोड़ र जोड़ अ, ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा कि किसको किसको मिलाने से क्या बन रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे है द्या, द जोड़ य, विद्या, है ना, द जोड़ य, विद्या, तो द जोड़ य जोड़ आ, विद्या हुआ। ठीक है, द ध, ध तो है बुद्धा, जैसे होता है ना बुद्ध, तो द जोड़ ध जोड़ अ, ये तीनों को मिला करके ध बना है। फिर है आगे, नीचे कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख लो। कि जैसे कमल है, क जोड़ अ, ये आपका पहले क है जोड़ म जोड़ ल, तो क किसको किसको, पहले क का अलग हो गया, फिर म हो गया, फिर ल हो गया, और क को भी अलग कर दिए किसके किसमें, कि आधा क है जोड़ अ, म आधा म है जोड़ अ, फिर आधा ल है जोड़ अ, तो ऐसे ही आपका ये कुल यहाँ पे अगर देखिए तो ये टोटल 6 हो गया। पहले ये एक वर्ड था, ठीक है, इसको हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया कि क है, म है, ल है। इसको भी फिर क भी किस किस से मिलकर बना है उच्चारण में आपका, तो क आधा क जोड़ अ, तो ये टोटल 6 हो गया। तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। आप एक दो एग्जाम्पल देख लो और रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगा। जैसे किसान है, क जोड़ ई जोड़ स जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ, ठीक है। फिर आपका रंजन, गणेश, गणेश, विद्यार्थी, शिक्षा, क्लिष्ट, फिर है रंजय, विद्यालय, विद्यालय का देख लेते हैं कि व जोड़ ई, वी हो गया। फिर द्या, द्या क्या किससे बना था, द जोड़ य जोड़ आ, द्या, वी द्या, और ल जोड़ अ, ल, य जोड़ अ, य, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका टोटल विद्यालय। ठीक है, फिर है आपका अशुद्ध, अ जोड़ तालव्य श आधा है, फिर है हर्ष उ, फिर द आधा द, फिर ध है आधा ध, फिर अ, ये क्या हो गया आपका अशुद्ध। फिर है उपर्युक्त, फिर स्वास्थ्य, फिर व्युत्पत्ति, फिर है ऐतिहासिक, आक्रमण, उद्यान, आकांक्षा, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ये सब आप देख लो, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि इसका वर्ण विच्छेद करें, संधि विच्छेद में भी आपको ये सब कुछ हेल्पफुल रहेगा। फिर आपका अगला
एक प्लूत वर्ण किसे कहते हैं। तो प्लूत वर्ण ये एक टॉपिक है। तो इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लूत वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, इसमें बस ये आ रहा है, ठीक है, कि जिसको जिसको बोलने में एकदम तिगुना सबसे ज्यादा समय जिसमें लगता है। जैसे जैसे ओम है, इसे बोलने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, ये है तो ये इतना बस, लेकिन इसको बोलने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। ओ ई म, ओम, ठीक है। तो ये आपका आपका यहाँ पे हो गया प्लूत वर्ण। और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा आज का जो टॉपिक था वो आज समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण एवं ध्वनि में हम लोग आज क्या क्या देखे। तो वर्ण, वर्ण की परिभाषा देखें, वर्णमाला को देखें। वर्ण क्या है, तो सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की, वो क्या है, आपका वर्ण हो गया, ठीक है, जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसको और नहीं बांटा सकता, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। फिर वर्णमाला की वर्णों का जो समूह है उसको जो बांटा गया है उसको वर्णमाला कहा गया है, ठीक है। उसमें भी और फिर वर्णों को वर्णों के दो प्रकार है कुल, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, तो हाँ, जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं पड़ती है। किसी की कहने का मतलब अन्य, जैसे कि व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है, बट व्यंजन क्या है, उसको स्वर की सहायता पड़ती है। फिर है आपका आज हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देखें, और ध्वनि किस किस उसका उच्चारण स्थान देखें कि किस उच्चारण को बोलने में कहाँ का स्थान यूज होता है। और फिर आपका अघोष और घोष ध्वनि किसे कहते हैं। तो अघोष मतलब आपका कि आपका वोकल कॉर्ड जो है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो जिस जिससे हमारा आवाज जो निकलता है वहां पे अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है उसे अघोष कहते हैं। फिर घोष जिसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं, कि जिसको बोलने में मतलब जिसको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु निकलता है उसे क्या क्या कहेंगे, महाप्राण। जिसमें कम वायु निकलेगा उसे अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है। फिर बलाघात, अनुतान, संगम, तो ये सब कुछ हम लोग देख लें कि बलाघात किसे कहते हैं। बल, बल मतलब क्या हुआ, बल फोर्स लगाना, मतलब जिसको बोलते समय थोड़ा हम लोग बल लगा रहे हैं। जैसे दिन, दिन, चीता, चीता, ये जो एग्जांपल्स था ये बलाघात का हो गया। अनुतान, अनुतान मतलब क्या, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मतलब एक वर्ड को ही हम लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो अनुतान। तो जैसे अच्छा, 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 ये सब कुछ आपका क्या हो गया, अनुतान के अंदर आ गया, ठीक है। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में हम लोग अलग अलग शब्द पे अगर जोर लगाते हैं तो वो अलग अलग उसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, यह कार्य आपने किया है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसमें यह कार्य आपने किया है, ये जो नॉर्मल सेंटेंस है इसमें हम लोग जोर दे के देखते हैं, ठीक है, कि यह कार्य आपने किया है, मतलब अब हम आश्चर्यजनक है, मतलब हम ये जैसे पूछ रहे हैं कि ये कार्य आपने किया, करने का मतलब आप कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें अगर हम कहते हैं यह कार्य, इसमें अगर हम लोग कार्य पे अगर जोर देंगे, ठीक है, यह कार्य आपने किया है, मतलब यह कार्य मतलब ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स पे जोर देने पर आपका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर संगम था, संगम में कि हाँ कहाँ पर वो मतलब जोड़ कहाँ पर है, कहाँ पे विराम लग रहा है, कहाँ पे वो मिलके बन रहा है। तो उस जैसे कि दवा खाना, दवा खाना, तो विराम लगने से एक अलग मीनिंग हो जाता है। तो ये देखे थे। फिर वर्ण विच्छेद हम लोग लास्टली देखें कि हाँ उसका जैसे क जोड़ आधा क जोड़ अ हुआ, क कमल का, किसान, ये सब आप कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेना, कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आगे भी। जो आप संधि विच्छेद होगा ना तो उसमें आपका ये काफी काफी हेल्पफुल रहेगा। ये पूरा एक तरह से इसी पे बेस्ड होगा ही, इसी का थोड़ा सा प्रो लेवल कह लो, इसी को थोड़ा विस्तार में संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे आपका वर्ण विच्छेद है, वहां पे आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक आते रहे। और हिंदी से रिलेटेड मैं भी लगातार इसके पिछले वीडियो में भी मैंने भाषा से रिलेटेड अपलोड किया था वीडियो। ये आज हमारा वर्ण पे हो गया। तो इसे हिंदी का जितना भी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो बेसिक पूरा सिलेबस हम कवर करा देंगे, और ये प्लेलिस्ट पूरा सारा वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिंदी वाले, तो उसमें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।